नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम में नेताजी। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। आज न्यूज रूम में हमारे साथ जो शख्स हैं वो पहली बार 1996 में बीजेपी के टिकट से विधायक बने। बात की जाए 2012 की तो 2012, 2017 और 2022 में लगातार 3 बार जीतकर उन्होंने हैट्रिक भी बनाई। उत्तर प्रदेश के बीजेपी के एक बड़े कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाते हैं और अपने 34 साल के सियासी सफर में राजनीति में उन्होंने कई बड़े योगदान दिए हैं। हमारे साथ आज न्यूज रूम में जो शख्स हैं वो हैं उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह। नमस्कार सर, न्यूज रूम में आपका स्वागत है। आपको भी हमारी ओर से बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद। जी सर, राजनीति में कैसे आना हुआ, कब सोचा पहली बार? देखिए, विद्यार्थी जीवन से ही राजनीति में एक छात्र राजनीति से ही एक रुझान हुआ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संपर्क होने के नाते हम लोग समाज, देश, राष्ट्र को समझने का काम करते रहे और वर्ष 1988 में पहली बार मैं मध्यमा ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख बना जी। और इससे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष था। इसके बाद निरंतरता में ये चीज़ें आगे बढ़ती रही। फिर मैं आंवला में कृषि उत्पादन मंडी का सभापति हुआ, ये भी निरंतरता में चलता रहा। फिर भारतीय जनता पार्टी के संगठन की राजनीति करते करते मैं जिले की राजनीति में क्षेत्रीय अध्यक्ष, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश का महामंत्री, प्रदेश का उपाध्यक्ष और विभिन्न राजनीतिक संगठनों पर भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए मैं काम करता रहा। वर्ष 1996 में पहली बार चुनाव लड़े और जीत हासिल हुई। तब से निरंतर मैं संघ के स्वयंसेवक होने के नाते भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करता रहा। राजनीति मेरे लिए कोई धंधा नहीं है, राजनीति हमारे लिए एक ध्येय है। राजनीति के माध्यम से हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को साकार करने का काम कर रहे हैं। सर, घर में ऐसे कौन था जिसके आप सबसे ज़्यादा करीब थे और पहली बार आपने किससे बताया कि आप राजनीति में जाना चाहते हैं? देखिए, हमारी माँ थी जी। पिताजी भी हमारे पंच रहे थे। तो पिताजी तो नहीं चाहते थे कि हम राजनीति में जाएं, वो चाहते थे कि हम पढ़ लिख कर अच्छी वकालत करें और वकालत के माध्यम से ही हम समाज की सेवा करें। लेकिन LLB तो हमने की, 1 साल वकालत भी की, लेकिन राजनीति का क्रम जिन वकील साहब के पास हम बैठते थे जूनियरशिप में, माननीय वीरेंद्र वर्मा जी स्वर्गवासी हो गए, उन्होंने कहा कि भाई तुम दाल रोटी अच्छी खाते हो, परिवार ठीक है, तुम कुछ समाज का काम करो, एक कॉलेज खोलो, विद्यालय खोलो। हमने अपने ही गांव में एक कॉलेज विद्यालय खोला। आज वो कॉलेज MSc AG और विभिन्न स्तर पर शिक्षा का एक अच्छा केंद्र है। और निश्चित रूप से मेरी मान्यता है, सरकार में रहकर भी खूब समझ में आया है कि गरीबी दूर रुपया अनुदान बांटने से नहीं हो सकती, गरीबी दूर मात्र शिक्षा से ही होगी। तो इसलिए हम शिक्षा का पूरा प्रयास कर रहे हैं, गरीब लोगों के बच्चे भी शिक्षित हों, शिक्षित होकर वो आगे बढ़ें और विकसित हों, ऐसा हमारा प्रयास है। सर, आपने छात्र जीवन से ही राजनीति की शुरुआत कर दी थी, भले ही सियासी राजनीति की शुरुआत बाद में की। ब्लॉक प्रमुख से लेकर कैबिनेट मंत्री तक का जो एक लंबा सफ़र रहा, किस तरह की चुनौतियां नज़र आईं आपको और कह सकते हैं कि इन संघर्षों के बीच जो एक सबसे बड़ी सीख मिली आपको, वो क्या रही? देखिए, वास्तव में राजनीति एक संघर्ष तो है और इसमें परिवार को भी बड़ी कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं। जब विपक्ष के द्वारा झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए, परिवार भी उसमें संलिप्त रहा, परिवार के लोग भी झूठे मुकदमों में जेल जाने का काम किया, तो भाइयों ने कहा कि भाई अब राजनीति मत करो, घर बैठो, कोई काम मत करना
और इसलिए हम संकट हम नहीं झेल पाएंगे। लेकिन चलता रहा क्रम। तो हमारी माँ ने हमको बहुत पढ़ी लिखी तो नहीं थी लेकिन समझदार बहुत थी, तो उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित करने का काम किया कि तुम ऐसे ही काम करो, समाज का काम करो, गरीब लोगों के लिए न्याय देने का जितना भी संघर्ष हो उतना करते रहो। सर, हर बार जब हमारे न्यूज़ रूम में कोई नेता आते हैं वो ये इस बात का जिक्र ज़रूर करते हैं कि परिवार का बहुत सपोर्ट मिला, और हर बार मैं उनसे ये सवाल करती हूँ कि आपने परिवार को कितना समय दिया? क्या आप दे पाए उतना समय जितना आपको देना चाहिए था? बहुत कठिन प्रश्न है। पत्नी की, बच्चों की, परिवार की ये शिकायत रहती है हमेशा कि हमें समय नहीं मिला और हम दे भी नहीं पाए। हमारा जो पारिवारिक बायोग्राफी की बात आ रही है तो सच में हमारी पत्नी ने कहा, हमारे 3 बेटे हैं, कि हम अपने किसी बच्चे को राजनीति में नहीं जाने देंगे, और दुर्भाग्य से वो राजनीति में चला भी गया तो उसकी शादी नहीं करेंगे। तो परिवार में कठिनाई रही, समय जितना चाहिए उतना नहीं दे पाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति एक देवतुल्य राजनीति है, कोई कठिनाई नहीं, परिवार भी ठीक है, राजनीति का जो ध्रुव मेरे दिमाग में है वो भी ठीक है। तो सब ऊपर वाली शक्तियाँ बहुत काम करती हैं। भारतीय जनता पार्टी दैवीय पार्टी है जिसमें सब ठीक ठाक रहता है। सर, आपने बच्चों की बात की, बच्चों से कितने करीब, बच्चे आपके कितने करीब हैं, और क्या कभी राजनीति को लेकर, जैसे आपने कहा कि पत्नी ने कहा बच्चों को राजनीति में नहीं जाने देंगे, क्या राजनीति को लेकर कभी बात होती है बच्चों से, क्योंकि वो आज के समय के हैं? क्या आपको कोई सजेशंस देते हैं इस तरह की? हाँ, ऐसे है जहाँ, क्योंकि राजनीति का जो एक अनुवंश होता है, वंशानुक्रम, धीरे धीरे अब तुक से क्रमीय में जिस ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख था, उस ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख मेरा बेटा है। बड़ा बेटा डॉक्टर है, मझला भी पढ़ा लिखा है, डॉक्टरी की उसने, वो कॉलेज चला रहा है। तो सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन सब चीज़ें बाई चांस नहीं है, सब प्रभु की कृपा से सब चीज़ है। बिल्कुल। सर, आपने आरएसएस की बात की कि आप लंबे समय तक आरएसएस से जुड़े भी रहे, लेकिन अभी हाल ही में जब हम देखते हैं तो विपक्ष के कई नेताओं ने आरएसएस को लेकर बड़े बयान दिए। कैसे देखते हैं उसे आप? यहाँ तक कि आरएसएस को आतंकवादी संगठन भी बोला गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वास्तव में एक ऐसा सामाजिक संगठन है जो समाज, देश और राष्ट्र को दिशा देने का काम करता है, और ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संगठन है। मनुष्य का निर्माण कैसे हो, समाज का निर्माण कैसे हो, परिवार कैसे चले, हमारा मतलब पारिवारिक जीवन शैली कैसी हो, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बताने का काम करता है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या राष्ट्रीय है, क्या अराष्ट्रीय है, क्या देशभक्ति है, क्या देशद्रोह का काम है। समाज, देश, राष्ट्र का निर्माण यदि कोई करता है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता है। जो लोग आलोचना करते हैं वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बेहतर नहीं जानते। सर, पशुधन विभाग आपके पास है, खासतौर से विपक्ष जो है आवारा पशुओं को लेकर बार बार सदन में भी सवाल उठाता रहता है। उनको लेकर क्या कुछ ब्लूप्रिंट जो है वो सरकार बना रही है? देखिए, गावो राष्ट्रस्य मातरा, गाय राष्ट्र की माताएं हैं, और हमारी भारतीय सभ्यता में गायों का विशेष योगदान रहा, अर्थव्यवस्था में भी विशेष योगदान रहा है। सबसे पहले गांव में नंबर 1 गौशाला, सबसे पहले गौशाला, फिर पाठशाला, इसके बाद व्यायामशाला, फिर यज्ञशाला। इन 4 शालाओं पर पूरी अर्थव्यवस्था, पूरी सामाजिक संरचना सब आधारित होती थी। और जो निराश्रित गौवंश की
बात जो है छुट्टा पशुओं की बात विपक्ष उठाता है, इस बार चुनाव में मुद्दा नहीं बन पाया क्योंकि योगी सरकार निराश्रित गौवंश उसकी प्राथमिकता में है और हम निराश्रित गौवंश को करीब इस समय 12 लाख निराश्रित गायें हमारे गौशालाओं के अंदर हैं। हम इन पर प्रतिदिन 6 करोड़ 24 लाख रुपया रोज खर्च करते हैं। एक गाय पर 50 रुपया रोज हम खर्च करने का काम करते हैं। माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गौ भक्त हैं। देश के किसी भी प्रदेश में 50 रुपया प्रतिदिन गाय को नहीं दिया जाता है और अब हमारे उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन गाय के संरक्षण के लिए 50 रुपये देने का काम किया जाता है। जो आपने प्रश्न किया दीप्ति जी छुट्टा पशुओं का, वास्तव में छुट्टा पशु इस समय ज़्यादा हो सकते। पिछली सरकारों में अब की सरकारों में अंतर है। पिछली सरकार की प्राथमिकता गाय नहीं थी, कसाई थी, किसान नहीं था। हमारी सरकार की, योगी सरकार की प्राथमिकता किसान है, कसाई नहीं, गाय है। क्योंकि पिछली सरकारों में गाय कसाई को देखकर कांपती थी। योगी सरकार में गाय को देखकर कसाई कांपने का काम करता है। तो ये जो इस समय ये सब रुकावट आई है और अब हमारी प्राथमिकता है कोई भी निराश्रित गौवंश किसानों के खेतों में, सड़कों पर, गलियों में दिखाई ना दे और इसको हम निरंतरता में, आज ही हम करीब 12 वृहद गौ संरक्षण केंद्रों का लोकार्पण करके मैं आया हूँ। हम निरंतरता में आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। अब निराश्रित गौवंश समस्या नहीं है, इसका हम समाधान पूरी तरीके से कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो इस समय मैंने कहा कि गाय समस्या नहीं है, हम गाय के दूध के साथ साथ गाय के गोबर पर भी काम करेंगे क्योंकि देसी गाय का दूध अमृत है। यदि किसी परिवार को 1 लीटर देसी गाय का दूध मिल जाए तो मानो उसको अमृत मिल गया। तो इसलिए देसी गायों का संरक्षण करने का हम काम कर रहे हैं। देसी गायों में हम नस्ल सुधार करने का काम कर रहे हैं। सीमन देसी, क्योंकि अब हमने जनता से अपील की है, किसानों से अपील की है कि वो गायों को नेचुरल गर्भाधान ना करा के AI कृत्रिम गर्भाधान करावें। इसमें हम गिरी गाय, साहिवाल गाय, थारपारकर गाय, हरियाणवी गाय, गंगा तीरी गाय, इन सब गायों का सीमन फ्री दे रहे हैं। जो देसी गाय 1 लीटर 2 लीटर दूध देती है, दूध देने के बाद किसान इसलिए छोड़ देता है कि वो गाय दूध कम दे रही है। अब जब हम इसकी नस्ल सुधार कर देंगे तो 1 लीटर 2 लीटर दूध देने वाली गाय 8 या 10 लीटर दूध देगी। और इसमें हम और भी अच्छी योजनाएं, एक योजनाओं में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के माध्यम से एक 2 उन्नतशील किस्म की देसी गायों की 200 गायों की योजना है। ये 4 करोड़ की है। इसमें ब्रीड बनाकर अच्छी बछियां पैदा करके देने का काम किया जाएगा और इसमें 2 करोड़ रुपए का अनुदान है। हम अभी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना लाए हैं। इसमें 25 गायों की एक स्कीम है, 50 गायों की स्कीम है, 50 गायों की 64 लाख की स्कीम है। इसमें 32 लाख का अनुदान है। 25 गायों की 22 लाख की स्कीम है, इसमें आधे का अनुदान है। हम 2 गायों तक की स्कीम ले आए हैं और हम अच्छी नस्ल की गाय, यदि कोई किसान 2 गाय, गिरी गाय, साहिवाल गाय, उन्नत नस्ल की गाय गुजरात, हरियाणा, पंजाब से खरीद के लाता है तो एक गाय पर हम 80,000 रुपये का अनुदान देते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। 2 गायों पर 1,60,000 रुपये का अनुदान देते हैं। तो इस तरीके से अब गाय समस्या नहीं है, अब गाय संपत्ति देने वाली व्यवस्था है। इसलिए गाय किसान अब छोड़ने का काम नहीं करेगा। अभी तक जो एक्सीडेंट वगैरह होते, गाय रात में दिखाई नहीं देती, तो हम इन गायों के गले में रेडियम बेल्ट डाल रहे हैं। रेडियम बेल्ट जब पड़ी होगी तो लाइट में चमकेगी, इसलिए गाय भी एक्सीडेंट से बचेगी और व्यक्ति भी जो टकराता है वो भी एक्सीडेंट से बचेगा। ना गाय घायल होगी और ना व्यक्ति घायल होगा। ये भी हम व्यवस्था बहुत जल्दी कर रहे हैं। सर, क्या धर्म में आपकी आस्था है?
और क्या आपको लगता है कि धर्म और राजनीति दोनों चीज़ों को अलग रखना चाहिए, यानी कि राजनीति में जो है धर्म की बातें नहीं होनी चाहिए? राजनीति में निश्चित रूप से धर्म की बातें होनी चाहिए। राजनीति और धर्म अलग नहीं होना चाहिए। धार्यति सा धर्मा, जो धारण किया जाता है वो धर्म है। मुंह का काम है अच्छा बोलना, आंखों का काम है अच्छा देखना, कानों का काम है अच्छा सुनना, यही धर्म है। हम अच्छा बोलें, अच्छा सुने, अच्छा देखें तो कल्याण ही होगा, खराब काम नहीं होगा। महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि राजनीति को धर्म से जुड़ना चाहिए। जो व्यक्ति धर्म से जुड़ा है वो अनैतिक काम नहीं करेगा, वो समाज को ठीक से रखने का काम करेगा। इसलिए राजनीति और धर्म दोनों अलग नहीं होना चाहिए। सर, हाल ही में देखिए सनातन धर्म को लेकर तमाम तरह की जो टिप्पणियां हैं वो की जा रही हैं, इसे कैसे देखते हैं आप? सनातन धर्म कोई धर्म नहीं है, एक सभ्यता है। ये सभी के लिए अनिवार्य है, सभी के लिए मान्यता है। सनातन धर्म में और वास्तव में जो सनातन धर्म का विरोध करते हैं वो विधर्मी हैं। वो इस देश को, समाज को, राष्ट्र को नहीं जानने का काम करते हैं। सनातन धर्म तो एक श्रेष्ठ धर्म है। सर, 34 साल के लगभग का आपका जो सियासी सफ़र रहा है वो रहा है, लेकिन इस लंबे सफ़र में अभी भी क्या लगता है आपको, ऐसे क्या कुछ काम जो हैं वो बचे रह गए जो आने वाले समय में आप करना चाहते हैं एक राजनीतिक के तौर पर? देखिए, राजनीति समय की आवश्यकता है। मैं जिस विधानसभा से चुनकर आता हूँ औला, वहाँ पहले मैं विधानसभा की बात इसलिए कह रहा हूँ कि उस विधानसभा की जनता को मैं बधाई दे रहा हूँ जो उन्होंने मुझे चुन के भेजा है, जिसका दीप्ति जी मेरा साक्षात्कार जनता के लिए दिखाने का काम कर रही हैं। तो औला की जनता को मैं पहले बधाई देता हूँ। उन्होंने खराब समय में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होने के नाते मुझे जिताने का काम किया है। औला के प्रत्येक गांव में सड़क है, ज़्यादा सभी गांव में विद्यालय का प्रबंध है, अस्पतालों का भी हमने प्रबंध कराया है। 350 गांव में, सभी गांव में विद्युत की व्यवस्था है, सिंचाई के साधन हैं, सरकारी नलकूप भी लगे हैं, नहरें हमारे यहाँ नहीं हैं। और इस तरीके से अभी हमने 3 बड़ी फैक्ट्रियां लगवाने का काम किया है जो किसान से ही जुड़ी हुई हैं। किसान सुखी तो सब सुखी और किसान दुखी तो सब दुखी। ये कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था है। मैंने पहले ही कहा, खेती है तो पशु है और पशु है तो खेती है। जो मेरे पास विभाग है पशुधन और दुग्ध विकास, ये महत्वपूर्ण विभाग है। मैं अब उसी पर आ रहा हूँ कि इस समय अपनी औला विधानसभा में एक बड़ी डेयरी इंडस्ट्री, बरेली डेयरी इंडस्ट्री लग रही है जो 1000 करोड़ की डेयरी इंडस्ट्री लग रही है, बहुत बड़ी। एथेनॉल मिल एक लग रही है जो किसान का मक्का, गला सड़ा अनाज, सब्जी ये सब खरीद कर एथेनॉल बनाने का काम करेंगे। तीसरी, डालमिया की एक चीनी मिल बड़ी लग रही है, ये भी किसानों से जुड़ी सब चीज़ें हैं। तो औला का ही किसान नहीं, बरेली मंडल और प्रदेश का किसान इन फैक्ट्रियों से सफल होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, जो उत्तर प्रदेश में 3 व्यवस्थाएं बहुत बेहतर हैं। नंबर 1 सेफ्टी, नंबर 2 कनेक्टिविटी, नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी। आज कानून की व्यवस्था बेहतर है। पहले उद्यमी उत्तर प्रदेश से आने में डरता था कि कहीं उसका अपहरण ना हो जाए, कहीं फिरौती ना मांगने लगे। आज जो हम फैक्ट्रियां लाए हैं 3, वो सब विदेश में पूंजी निवेश कर रहे थे। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था अव्वल है, बेहतर है, इसलिए उत्तर प्रदेश में पूंजी निवेश हो रहा है, फैक्ट्रियां लग रही हैं, लोगों को रोजगार मिलने का काम हो रहा है। आज कानून व्यवस्था अच्छी है। कनेक्टिविटी, एयरवेज, रेलवेज, रोडवेज, ज़्यादातर जिलों में हवाई अड्डे बने, अब हाईवे नहीं बन रहे हैं, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं और यातायात के साधन अच्छे हैं। बिजली 24 घंटे रह रही है, गांव को 18 घंटे, शहरों को 24 घंटे। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश बना है, जिसके नाते उद्योग भी ठीक है और खेती भी ठीक है, व्यवस्थाएं भी ठीक हैं, व्यापार भी ठीक है।
सर, क्योंकि हम सभी इंसान हैं, हम सभी के मन में कोई ना कोई एक डर ज़रूर होता है। क्या आपके मन में भी कोई एक ऐसा डर है किसी चीज़ को खोने को लेकर, या कोई भी ऐसा डर कि? देखिए, हमारे यहाँ डर को ख़त्म करने की एक व्यवस्था है। दीप्ति जी, आपको भी कभी डर लगे तो मैं बता रहा हूँ, उस व्यवस्था को मन में कभी भी विचार कर लेंगी तो डर बिल्कुल लगेगा ही नहीं। सभी को बता रहा हूँ, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। आप कभी डर लगे तो हनुमान जी का नाम ले लीजिए। और हमारे देश में दो देवता साक्षात दिखाई देते, एक गंगा मैया और एक हनुमान जी, तो ये दोनों से ही उद्धार हो जाएगा। दीप्ति, कभी डर नहीं लगेगा। सर, जब आप खाली होते हैं तो, क्योंकि ज़्यादातर जो भी नेता यहाँ पर आते हैं वो यही बताते हैं कि वक्त होता नहीं है, मिलता ही नहीं है, लेकिन बावजूद इसके कभी आपको वक्त मिले तो आपको क्या करना पसंद है अपने लिए? सच है, जो नेता यहाँ आते हैं वो सही कहते हैं, जीवन छोटा है, स्वांग बहुत, समय बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा। अखबार भी हम रात को पढ़ते हैं, अपने निजी सोने के समय में अखबार देखते हैं। ना हमारा खाने का समय, ना जागने का समय, ना सोने का समय। समय ही महत्वपूर्ण है। दुनिया में सब चीज़ मिल जाती है, गया हुआ समय नहीं मिलता है। इसलिए मैं सभी से, उत्तर प्रदेश की जनता से भी अपील करूंगा कि समय के महत्व को समझने का काम करें और अपना काम समय में ही करें। किसान समय पर खेती में बीज बोएगा, अच्छा उत्पादन होगा। हर व्यक्ति समय का पालन करेगा तो वो तरक्की करेगा। और समय बहुत महत्वपूर्ण है। समय का सम्मान प्रभु श्री राम ने भी किया था। वो जानते थे आगे क्या क्या होने वाला है, लेकिन उन्होंने समय का सम्मान किया था। आज प्रभु श्री राम हमारी प्रेरणा के केंद्र हैं। हम उनको प्रेरक रूप में मानकर उनके बताए मार्ग पर चलने का काम करते हैं। सर, हाल ही में अभी उत्तर प्रदेश में कुछ एनकाउंटर्स हुए जिनको लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े करता रहा, यहाँ तक कि ये भी कह दिया कि ये एसटीएफ नहीं है, स्पेशल ठाकुर फोर्स है। इस पर आपकी क्या? देखिए, न्याय सबको, तुष्टिकरण किसी को नहीं। जो गलती करेगा उसको दंड मिलेगा। हिंदू गलती करेगा तो हिंदू को दंड मिलेगा, मुस्लिम गलती करेगा तो मुस्लिम को दंड मिलेगा। विपक्ष के लोग जो बहुत महत्वपूर्ण पदों पे भी रहते हैं, अपराधियों में भी बिरादरी देखने का काम करते हैं, जो बहुत घातक है, बहुत खतरनाक है। अपराधी अपराधी होता है, अपराधी की कोई बिरादरी नहीं होती, ना वो हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, वो सिर्फ अपराधी होता है। आज मैं बधाई देना चाहूँगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। और इस समय राजनीति का, दीप्ति जी, स्वर्णिम युग है, ऐसा युग आने वाला नहीं। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कर्मयोगी हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जन्म योगी हैं। एक कर्मयोगी और एक जन्म योगी। ये योगियों की सरकार है, भोगियों की नहीं। इसलिए देश की और प्रदेश की जनता बहुत अच्छा अनुभव कर रही है। सर, हमारे न्यूज़ रूम में भी कुछ सहयोगी हैं जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। हाँ सर, जैसे कि आपने बताया कि आज ही आप कई सारी गौशालाओं का लोकार्पण करके आए हैं। हमारे यहाँ भी कई गौशाला है हमारे आसपास क्षेत्र में। वहाँ देख रहे हैं कि आज भी पर्याप्त पशुओं को चारा नहीं मिल रहा और कई गायें, गौवंश अपने आप डेथ हो जा रही उनकी। तो कहाँ कमी रहती है? अधिकारी कमी कर रहे हैं या फिर प्रशासन पूरी तरह से उन पर मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहा है? आज भी वर्चुअल बैठक के द्वारा 75 जिलों के CBOs को निर्देशित किया है, क्योंकि अब गायों के चारा, पानी, भूसे के प्रबंधन में 75 जिलों में हमने भूसा बैंक बनाए हैं। और इस समय गोचर भूमियां हैं, जो गोचर भूमियों पे कब्जे थे, हमारे चरागाह की भूमियों पे कब्जे थे, इनको हमने कब्जा मुक्त करा के चारा बुवाने का काम किया है। ये जो समस्या आपने बताई है, ये कहीं होगी तो उसको सुधार करने के लिए निर्देश दिया है। अब गाय गौशाला में भी भूखी नहीं रहेगी। विधानसभा चुनाव के नतीजे हैं, जम्मू कश्मीर में पार्टी को मन मुताबिक नतीजे नहीं मिले हैं,
जैसे अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था तो बीजेपी को उत्तर प्रदेश से कम सीटें मिली थी, तब आप लोगों ने कहा था विपक्ष ने भ्रम फैलाया कई चीज़ों को लेकर। अभी धारा 370 हटाने के बाद चुनाव हुआ, विपक्ष ने कहा कि हम इसे जीतने के बाद लागू करेंगे, जबकि ऐसा संविधान को देखते हुए नहीं लागू किया जा सकता जब तक केंद्र सरकार नहीं चाहेगी। तो विपक्ष ने एक प्रकार से इस बार भी भ्रम फैलाया। अब यूपी में भी उपचुनाव है, विपक्ष फिर से ऐसा नैरेटिव सेट कर सकता है, तो इसको लेकर क्या तैयारी है और इस पर क्या कहेंगे? देखिए, प्रजातंत्र में भ्रामक प्रचार कभी कभी सफल हो जाता है। कश्मीर और जम्मू की जो आपने बात करी है, कश्मीर की बात कही है, आज नहीं तो कल निश्चित रूप से धारा 370 का प्रभाव जरूर होगा। जो नई पीढ़ी है पढ़ी लिखी, मैं कश्मीर में बिफोर लास्ट ईयर था, रात को करीब 11 बजे जब मैं घूमने गया तो एक लड़की घूम रही थी जैसे हमारे यहाँ लखनऊ में या कहीं घूम, निर्भय होकर। मैंने उसे कहा बेटी इधर आओ, बात की। हमने कहा तुम्हें डर नहीं लगता? तो उन्होंने कहा मुझे कोई डर नहीं लगता, और अब मैं उद्योग से और व्यापार से जुड़ने का काम कर रही हूँ। जो नई पीढ़ी है कश्मीर की, वो सब हमारे लखनऊ की तरह, हमारे बरेली की तरह और उत्तर प्रदेश में अन्य ज़िलों की तरह वो कश्मीर में अनुभव कर रही है। पुराने जो लोग हैं वो दकियानूसी कुछ रहे होंगे। तो मैंने कहा आज नहीं तो कल निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी वहाँ सफल होगी। और जहाँ उत्तर प्रदेश में नैरेटिव सेट करने की बात हुई, निश्चित रूप से हमारी जो 10 विधानसभा के उपचुनाव हैं, भारतीय जनता पार्टी उन 10 उपचुनाव को जीतने का काम करेगी और विपक्ष को मुंह तोड़ जवाब देने का काम उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए और न्यूज़ रूम में आने के लिए। हमारी ओर से भी आप सबको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। तो हमने आज बात की उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह जी के साथ, जिन्होंने बड़ी ही सादगी के साथ हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए। न्यूज़ रूम में नेताजी के अगले एपिसोड में किसी नए नेता के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।